नमस्कार बच्चों, साइंस 2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 17, जैव प्रौद्योगिकी की पहचान। जैव प्रौद्योगिकी की पहचान। और बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अपने शरीर से संबंधित जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको पता है कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनाया गया है। इंसान का जो शरीर है वो सेल से बना हुआ है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनाया गया है। और कई कोशिका एक साथ अगर इकट्ठा हो जाती हैं, कोशिकाओं का जब समूह हो जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं हो जाती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऊतक कहते हैं। ऊतक अर्थात टिश्यू। इसीलिए जो कोशिका है ये मानव सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अर्थात निष्कर्ष यही है कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं का जाल है और ऊतक से मिलकर के बनाया गया है। जिस तरह से इंग्लिश की जो अल्फाबेट्स हैं ABCD, ये वर्ड हैं और कई वर्ड मिलकर के शब्द बनाते हैं, कई शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं, कई वाक्य मिलकर के पैराग्राफ बनाते हैं और कई पैराग्राफ मिलकर के एक लेसन बनते हैं या एक चैप्टर का निर्माण होता है। वैसे ही एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, ये सब मिल करके जो हैं हमारे शरीर के अलग अलग जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, उनका निर्माण किया गया है। चाहे आंख हो, नाक हो, कान हो, हाथ, पैर, लीवर, किडनी, ये सब जो भी है, ये सब कोशिकाओं से मिलकर के ही बनाया गया है। तो इस चैप्टर का हमारा जो मकसद है बच्चों कि ये कौन-कौन सी प्रकार की और कोशिकाएं जो हैं जिसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, उसी को देखना है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग संयोजी ऊतक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। संयोजी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक और वनस्पति ऊतक। तो आइए बच्चों देखते हैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से किस प्रकार हमारे शरीर के अंतर्गत ये सारे ऊतक जो हैं वो विद्यमान रहते हैं। स्क्रीन शेयरिंग में आप लोग देख रहे हो। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उसको आप लोग यहाँ पर एक-एक करके देख सकते हो कि किस टॉपिक के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि इसके अंतर्गत हम लोग संयोजी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक और वनस्पति ऊतक इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है इंसान का शरीर हाँ, ओके, यस, ओके, हाँ, बच्चों देख सकते हो यहाँ पर आपको संयोजी ऊतक की परिभाषा
दिखाई गई है। संयोजी ऊतक की परिभाषा जो है वो दिखाई गई है। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। शरीर के विभिन्न भागों को, हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत सारे हिस्से होते हैं, तो शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने वाले जो ऊतक होते हैं, उसी को हम संयोजी ऊतक कहते हैं। हमारे शरीर के अंतर्गत जो बहुत सारे जो भाग हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब वो किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, यहाँ आप देख सकते हो। देखो बच्चों, ये हमारे इंसान का शरीर है और अलग-अलग जॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत। शरीर के अलग-अलग भाग एक दूसरे से जिस ऊतक के द्वारा जोड़े जाते हैं, उसी को हम संयोजी ऊतक कहते हैं। आगे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, जॉइंट्स है। जॉइंट्स जगह-जगह पर देखोगे तो आपको देखो यहाँ जॉइंट्स मिलेंगे सब जगह पर। तो बच्चों, संयोजी का मतलब ही होता है, क्या होता है संयोजी का मतलब? उसका मतलब होता है जोड़ना। संयोजी का मतलब ही होता है जोड़ना। तो ये जो संयोजी ऊतक है, ये अकेले नहीं है, बल्कि संयोजी ऊतक के कई प्रकार हैं। उसमें से आप ये देख सकते हो बच्चों, इसको क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं, ब्लड है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको लसिका कहते हैं। ये संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। फिर देख सकते हो अंतसालीय संयोजी ऊतक, ये है बच्चों अंतसालीय संयोजी ऊतक। फिर ये है वसीय चर्बी, वसीय संयोजी ऊतक। उपस्थिति, ये है बच्चों उपस्थिति, जिसको कार्टिलेज कहा जाता है। फिर आगे का जो पार्ट्स है, यहाँ यहाँ और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, ये है स्नायु रज्जु। स्नायु रज्जु या अस्थि बंधन। अस्थि बंधन का मतलब ही होता है हड्डी। तो ये ऊतक के द्वारा ही हमारा जो पूरा शरीर है वो जोड़ा गया है। ये आप देख सकते हो संयोजी ऊतक की रचना जो है वो किस प्रकार से होती है। देख सकते हो ये संयोजी ऊतक की जो रचना है वो उसका आकृति दिखाया गया है। उसके अंतर्गत आधारक होता है, देखिए ये आधारक है। और उसके अंदर जो खाली जगह होती है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये खाली जगह जो है वो दर्शाया गया है, रिक्त स्थान। तो ये सब उसकी रचना जो है, इस तरह से संयोजी ऊतक की रचना जो है वो होती है। अब ये बच्चों जो आपको एक साथ अभी दिखाया गया था, ये उसी के बारे में एक स्लाइड है जिसमें हम रक्त की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनके बारे में अध्ययन करते हैं। रक्त, तो जो सबसे पहला भाग है हमारा रक्त। रक्त की आकृति जो है वो आपने देख लिया है। अब ये रक्त कहाँ पाया जाता है? ये रक्त परिसंचरण संस्थान में पाया जाता है। मतलब कि एक नर्स होती है, उसके अंदर से ये रक्त जो है बहते रहता है। ये कैसे दिखता है? इसका स्वरूप क्या होता है? रक्त द्रव में क्या-क्या पाया जाता है? लाल रक्त कण होता है, श्वेत रक्त कण होता है, तो और रक्त पट्टी होती है, वो सब जो हैं वो पाए जाते हैं। और रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन, पोषक तत्व, ये और उत्सर्जित पदार्थों का वहन करना, ये सबको ले जाने का कार्य करती है। कौन? रक्त करता है। तो अगर बच्चों क्वेश्चन आता है कि रक्त के कार्य लिखो, तो आपको इतना ही लिखना है कि ऑक्सीजन, पोषक तत्व, उत्सर्जित पदार्थों का वहन करना, यही जो है रक्त का कार्य है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो रक्त के कार्य क्या-क्या हैं। बच्चों दूसरा है लसिका। संयोजी ऊतक का जो दूसरा प्रकार है वो है लसिका। ये देख सकते हो आप लसिका की आकृति, यहाँ पर ये लसिका। लसिका कहाँ पाई जाती है? शरीर की कोशिकाओं, हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जिससे हमारा शरीर बनाया गया है, उसके चारों तरफ ये पाई जाती हैं। और श्वेत रक्त कणिका को ये आधार प्रदान करने का काम करती हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? आपको याद रखना है कि इन लोगों के काम क्या होते हैं। लसिका, लसिका का जो मुख्य कार्य होता है बच्चों, वो है रोगों के संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना।
जैसे कि आपको बताया कि रक्त के अंतर्गत 2 मेन कण पाए जाते हैं, एक लाल रक्त कण और एक श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण अर्थात WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, तो उसको आधार देने का ये काम करते हैं। और व्हाइट ब्लड कार्पल्स WBC श्वेत रक्त कण जो है वो हमारे शरीर के बॉडीगार्ड कहे जाते हैं। क्योंकि अगर बाहर से कोई भी कीटाणु आक्रमण करता है तो ये जो हमारे WBC हैं, ये WBC उनसे क्या करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ते हैं। और तब तक लड़ते हैं जब तक ये मजबूत रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं और बैक्टीरिया को मार करके बाहर भगा देते हैं। तो इसीलिए लसिका का जो मुख्य काम है वो है शरीर के संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना, हिफाजत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लसिका का रोल। तो ये आप इसके कार्य को याद रख सकते हो। तीसरा चीज है बच्चों, थर्ड वन, जो अंतशालीय संयोजी ऊतक, उसकी आकृति आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ये त्वचा और मांसपेशी के बीच, त्वचा और जो मांसपेशी है उसके बीच, आप देखे होंगे कि हमारी त्वचा ऊपर से तो आप त्वचा को देख सकते हो, त्वचा के ठीक नीचे क्या होती है, मांसपेशी होती है, फिर उसके नीचे और एक सतह होती है, उसके बाद फिर हड्डी होती है, ठीक है, उसके बाद नर्व्स वगैरह सब होते हैं। त्वचा और मांसपेशी के बीच और रक्त वाहिनियों के चारों ओर ये ऊतक जो है वो पाया जाता है। ये जेली जैसे पदार्थ जैसा दिखाई देता है, ये लचीला होता है। इसका मुख्य भाग क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है? जो शरीर के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स हैं, अंतर अंगों मतलब इंटरनल पार्ट्स को सहारा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट, और ऊतक की मरम्मत में सहायता करते हैं कि ऊतक कम है या ज्यादा है, उसको किस तरह से, अगर उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसको क्या करते हैं, वो रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो ये 3 प्रकार के ऊतक आपने यहाँ पर देखा। चौथा जो ऊतक है बच्चों, ये वाला, दिस वन, वसीय संयोजी ऊतक। वसीय संयोजी ऊतक की आकृति आप देख सकते हो। ये त्वचा के नीचे के इंटरनल पार्ट्स को घेरे हुए रहता है। अब ऐसे तो हम लोग आपको नहीं दिखा सकते हैं कैसे रहता है, बट इस तरह से कुछ उसका रचना है। ये वसा युक्त कोशिका है, ये भी जेली के जैसा जो है वो दिखता है। ये टेम्परेचर के ऊपर कंट्रोल करता है और ऊर्जा का जो भी स्रोत है, ऊर्जा का जो भी स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत, और जो भी तेल, घी, दही, दूध, ताक, ये सब स्निग्ध पदार्थ को जमा करने का काम करता है। कौन? वसीय संयोजी ऊतक। तो ये जो स्निग्ध पदार्थ हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए मायने रखते हैं, क्योंकि ये ग्रीस का काम करते हैं। जिसके जोड़े वगैरह, जोड़े हो गए हाथ पैर के, जहां पर ज्वाइंट्स रहते हैं, वो धीरे धीरे जब उम्र बीतने लगती है तो क्या होता है, वो घिसने लगता है। और कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि चीजें खराब हो जाती हैं। तो स्निग्ध पदार्थ वहां पर क्या करता है, काफी हेल्प करता है। आगे देख सकते हो कि अस्थि, अस्थि जिसको हम क्या कहते हैं, हड्डी कहते हैं। हड्डी जो होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनाई गई रहती है, कैल्शियम फॉस्फेट। और हड्डी का काम क्या होता है, आप सबको पता है कि हड्डी जो है ये शरीर को सपोर्ट देने का काम करती है। हमारे शरीर को जो भी रचना मिली हुई है, वो जहां जहां जैसे जैसे हड्डी जाएगी, शरीर की रचना वैसी वैसी होती जाएगी। अस्थि यानी हड्डी, जिसको हम बोन भी कहते हैं, ये हड्डी यानी बोन शरीर के सभी अंगों को आधार देने का काम हड्डी करती है और हलचल में मदद करती है। चाहे आपको अपने आप को, हाथ को हिलाना हो, पैर को हिलाना हो, सर को हिलाना हो, तो हलचल करना हो, किसी भी प्रकार की हलचल करना हो, तो हलचल में क्या करती है, मदद करने का कार्य करती है। और अंगों की सुरक्षा भी करती है। हड्डी जो है वो क्या करती है, अंगों की हिफाजत करती है। और यहाँ पर देख सकते हो, नाम है स्नायु रज्जु और अस्थिबंध, मतलब हड्डियां जहां पर ज्वाइंट्स रहती हैं उसको अस्थि मतलब हड्डी और बंध मतलब ज्वाइंट।
तो जगह जगह पर ज्वाइंट्स रहते हैं, वो है स्नायु रज्जु और अस्थिबंध। इसका इसका मुख्य काम क्या होता है? अस्थिबंध का मुख्य काम होता है हड्डियों को जोड़ना। स्नायु रज्जु स्नायु को हड्डियों से जोड़ता है। स्नायु रज्जु जो है ये देखो बच्चों, स्नायु का मतलब क्या होता है? मसल्स। हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स रहते हैं उसको ज्वाइंट करने का काम करता है। और अस्थिबंध का मुख्य मतलब यही है कि हड्डियों को जोड़ने का काम जो है वो करता है। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ये देखिए, ये है रक्त, जो पहले बताया गया था, रक्त। और किस तरह से रक्त जो है इंसान के पूरे शरीर में क्या होता रहता है? प्रवाहित होते रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से रक्त के अंतर्गत श्वेत रक्तकण आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो है वो पाए जाते हैं, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी रक्त भ्रमण कर रहा है, वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को और जो पोषक तत्व हैं, उत्सर्जक पदार्थ हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करता है। उसी चीज को डिटेल में लसिका की बात हो रही थी बच्चों, तो ये देखो लसिका जो है कुछ इस तरह जो है इंटरनली दिखाई देता है। ये जो है अस्थि यानी हड्डी की बात कर रहे थे, तो हमारा जो पूरा शरीर है, आप देख सकते हो ये हड्डियां जो हैं शरीर को क्या कर रही हैं? सपोर्ट करती हैं। और हड्डियां जो होती हैं वो किससे बनाया रहता है? ये क्वेश्चन रिक्त स्थान में कभी-कभी पूछा जाता है कि हड्डियां जो होती हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनाई गई हैं। और हड्डियां जो हैं कैल्शियम फॉस्फेट से बनाई गई हैं। और हड्डियों के अंतर्गत अगर आप देख सकते हो ऑस्टियोसाइट्स, ये देखो हड्डी के अंतर्गत यहाँ एरो मार्क्स के द्वारा आपको बताया गया है, ऑस्टियोसाइट्स नाम की एक पेशी होती है। तो इसीलिए हड्डी को हम मोड़ नहीं सकते हैं। ऑस्टियोसाइट्स नाम की एक पेशी होती है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं बच्चों की, हड्डी किस चीज से बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से। और हड्डी के अंदर क्या होता है? वो ऑस्टियोसाइट्स नाम की एक पेशी होती है। यहाँ पर पेशी को देख सकते हो। वापिस से यहाँ पर आप रक्त वाहिनियां देखो, ये त्वचा कैसे दिखाई देती है, स्नायु क्या है, रक्त वाहिनियां किस तरह से दिखती हैं, वो सब की चर्चा हो रही है। यहाँ पर भी अस्थि मतलब हड्डी के बारे में आप देख सकते हो। ये देखो ये सब चीज, ये भी क्या है? हड्डी से बनाया गया, पूरा स्ट्रक्चर हड्डी से बना हुआ है। ये देखिए आप हड्डी किस तरह से जो है आपके मसल्स के अंतर्गत अंदर से कैसे रहता है। बाहर से तो सब आपको स्किन दिखाई देता है, चमड़ा दिखाई देता है, लेकिन अंदर जो है सब ये इस तरह से हड्डियां की रचना होती है। जब आप स्नायु रज्जु और अस्थिबंध की बात हो रही थी, तो क्या बताया गया था आपको कि हलचल हलचल हमारे शरीर में कैसे होती है? तो देखो अब ये दौड़ने की कोशिश कर रहा है। अब देखो किस तरह से बंध है, यहाँ पर देखो ये एक बंध है, फिर दूसरा है, फिर जहाँ-जहाँ भी जॉइंट्स है ना बच्चों, देखो ये देखो, जहाँ-जहाँ भी जॉइंट्स हैं वो सब लाइट करके मतलब दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ सब क्या है? जॉइंट्स हैं। तो अगर कोई ऊपर से अगर नीचे गिर जाता है तो उसका जॉइंट्स क्या होता है? कभी-कभी क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। तो आर्टिफिशियल तरीके से उसका अगर कोई पार्ट्स खराब हो गए हों तो एक्सचेंज करना पड़ता है। रिपेयरिंग जैसा होता है तो डॉक्टर्स उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं, इसलिए हिफाज़त करना है। यहाँ पर भी देखो बच्चों, जो हड्डी के अंदर का जो स्ट्रक्चर्स है, वो दिखाया गया है कि आप बाहर से कैसे भी दिख रहे हो, लेकिन अंदर से जो आपकी रचना है, हड्डी किस तरह से गई हुई है, ये सब आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो बच्चों देखो, आप भी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति मोटा है और एक व्यक्ति जो है वो पतला है। ठंडी का मौसम है, एक व्यक्ति मोटा है, एक व्यक्ति पतला है और ठंडी का मौसम है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस व्यक्ति को ज़्यादा ठंडी लगेगी। तो बच्चों आप समझा दे रहा हूँ आपको कि जो मोटा व्यक्ति है, आप समझ गए होंगे कि 2 व्यक्ति हैं, एक पतला है, एक मोटा है, तो किसको ज़्यादा ठंडी लगेगी? क्योंकि इसका भी जो संबंध है, वो ऊतक से ही है, संयोजी ऊतक से ही इसका संबंध है। तो जो मोटा व्यक्ति होगी, मोटे व्यक्ति की अपेक्षा पतले व्यक्ति को ठंडी जो है वो ज़्यादा लगती है। देखो क्वेश्चन देखो, मोटे व्यक्ति की अपेक्षा पतले व्यक्ति को ठंड अधिक क्यों लगती है? तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। क्योंकि व्यक्ति अगर मोटा है, क्योंकि देखो व्यक्ति अगर मोटा है, तो उसके अंदर चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्ति अगर मोटा है तो उसके अंदर
ज्यादा, क्योंकि जब चर्बी ज्यादा हो जाती है तो ही इंसान की मोटाई वगैरह जो है वो बढ़ती है। तो इंसान अगर मोटा है तो उसमें चर्बी ज्यादा होगी, और चर्बी चर्बी जो है वो क्या प्रदान करती है? गर्मी प्रदान करती है। चर्बी क्या करती है? वो अधिक मात्रा में गर्मी प्रदान करती है। इसीलिए बाहर का जो टेम्परेचर अगर ठंडा भी है तो भी मोटे व्यक्ति को ना, तो जो व्यक्ति मोटा है उसको ज्यादा ठंडी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर चर्बी की मात्रा ज्यादा है, उसको गर्मी मिलती रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति पतला है, जो व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि ये किस तरह से ऊतक जो है वहां पर रहता है, चर्बी का ऊतक। ये जो ऊतक दिखाया गया है आपको, ये चर्बी का ऊतक है। तो उसको ठंडी क्या होगी? कम लगेगी, क्योंकि उसके अंदर चर्बी ज्यादा है, वसा ज्यादा है। चर्बी को हिंदी में हम लोग और क्या कहते हैं? वसी करते हैं। वसा, वसा यानी चर्बी, यानी फैट्स। फैट्स की मात्रा उसके अंदर ज्यादा है। वो कैसे दिखाई देता है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसी फैट्स के अंतर्गत ये कुछ जेली जैसी कुछ रचना पाई जाती है। तो इसीलिए मोटे व्यक्ति को ठंडी जो है वो कम लगेगी। लेकिन व्यक्ति अगर पतला है, तो जब पतला रहेगा तो उसके अंदर चर्बी बहुत कम होगी, और चर्बी वाले ऊतक कम होंगे, तो ज्यादा गर्मी जो है वो नहीं उत्पन्न होगी। तो इसीलिए उसको ठंडी क्या होगी? वो ज्यादा महसूस होगी। तो इस प्रश्न के ऊपर भी आप गौर कर सकते हैं कि मोटे व्यक्ति की अपेक्षा पतले व्यक्ति को ठंड अधिक लगती है। एक और प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो, ये भी मोटे व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उसकी चर्बी। ये हड्डी जो की बात कर रहे थे हम, कैल्शियम फॉस्फेट से बनाई गई है। हड्डी जो बनाई रहती है, ये भी स्नायु रज्जु के बारे में ही बातचीत चल रही है बच्चों। स्नायु ऊर्जा जो कि आप देख चुके हो। एक क्वेश्चन और होता है बच्चों की, हड्डियों को मोड़ा नहीं जा सकता है। हाँ, हड्डियों को क्यों नहीं मोड़ा जा सकता है? तो उसके अंतर्गत आपको लिखना होगा, हड्डी जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई होती है, और वो बहुत ही कठोर होती है, और उसमें ओस्टियोसाइट्स नामक हड्डी जो है वो कोशिका के अंदर स्थापित रहती है। कौन सी? ओस्टियोसाइट्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कभी कभी। और इसकी वजह से हड्डी कठोर और मजबूत होने की वजह से हड्डियों को मोड़ा नहीं जा सकता है। आप अपने शरीर को जहां जहां ज्वाइंट्स हैं वहां वहां मोड़ सकते हो। या अब ये कहो कि आप अपने पैर को पूरा ये कर लो जहां से हड्डी गई है, तो वो मुड़ेगी नहीं हो, क्योंकि वो बहुत ही कठोर और मजबूत होती है, और उसको आधार देने का काम जो है ऑस्टियोसाइट्स नामक हड्डी करती है। तो इसलिए हड्डियों को मोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये सब चीजों को इस तरह से आप रनिंग वगैरह जब करते हो तो उसमें भी देख सकते हो। मांसपेशी, मांसपेशी का मतलब होता है, मांसपेशी अर्थात मस्क्यूलर, मस्क्यूलर टिश्यू। यहाँ पर देखो कान की रचना दिखाई गई है। तो कान की रचना दिखाई गई है, यहाँ पर नाक है, नाक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि कान है, कान के बाद और भी चीजें जो हैं, यहाँ पर आप स्वर यंत्र देख सकते हो, ये यहाँ पे देख सकते हो स्वर यंत्र। तो जो मस्क्यूलर है, आगे के डायग्राम में आप यहाँ पर देख पाओगे। पार्ट नंबर 2, मांसपेशीय ऊतक। अब आप आगे क्या देख रहे हो? मांसपेशीय ऊतक, मस्क्यूलर ऊतक। तो मांसपेशीय ऊतक जो है यह भी एक विशेष प्रकार के, मांसपेशी ऊतक जो है यह एक विशेष प्रकार के आकुंचन प्रोटीन से बनाया गया रहता है। इस प्रोटीन के कारण ही मांसपेशियों में सिकुड़न और फैलाव होता है। मांसपेशियों के अंदर हम जो अपने मांसपेशी को सिकोड़ सकते हैं या फिर उसको फैला सकते हैं, जैसे हाथ का पंजा है, उसको बटोर लिए, कभी फैला दिए। जो सिकुड़न और फैलाव है वो जो है वो मांसपेशी ऊतक के कारण ही होता है। अब मांसपेशी ऊतक के यहाँ पर आप 3 प्रकार देख सकते हो बच्चों। पहला है पट्टकीय स्नायु ऊतक, दूसरा है अपट्टकीय स्नायु ऊतक, और तीसरा है हृदय स्नायु ऊतक। बच्चों ये जो पट्टकीय स्नायु ऊतक है वो लंब दंड गोलाकार होता है। आप इस आकृति के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हो। एक ही पट्टकीय स्नायु ऊतक जो होता है उसकी रचना कैसे होती है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लंब दंड गोलाकार होता है।
ये मांसपेशियों पर गाढ़े व हल्के पट्टे होते हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हो। मेन है बच्चों की प्रश्न पूछा जाता है कि सही है कि गलत है। पट्टिकी स्नायु ऊतक को हम ऐच्छिक स्नायु ऊतक भी कहते हैं। तो ये बात सत्य है। जो पट्टिकीय स्नायु ऊतक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐच्छिक स्नायु ऊतक कहते हैं। ऐच्छिक का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से होता है, उसको हम ऐच्छिक कहते हैं। अब जब अपनी इच्छा की बात चल रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पट्टिकी स्नायु ऊतक दिखता तो इस प्रकार से है, शरीर का इंटरनल है, बाहर से हम देख नहीं सकते। उसका कार्य क्या होता है? हम अपने हाथ पैर को जो हिला सकते हैं, हम दौड़ते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, ये सारी गतिविधियां, ये जो सारी गतिविधियां हैं वो हम कर पा रहे हैं तो किसकी बदौलत कर पा रहे हैं? वो सारी गतिविधियां जो हैं अगर हम करते हैं तो इसी ऊतक की बदौलत करते हैं, नाम है जिसका पट्टिकी ऊतक। तो बच्चों इसमें आप खाली इतना ध्यान रखना कि ये जो पट्टिकी ऊतक हैं, ये जो पट्टिकी ऊतक की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको ऐच्छिक ऊतक कहते हैं। पट्टिकी ऊतक का काम क्या है? ये इतना काम आपको ध्यान में रखना है। हाथ पैर का हिलना, दौड़ना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, ये सब गतिविधियां करने वाली जो होती हैं वो पट्टिकी ऊतक होती हैं। अब उसको एक नजर आप ऐसे भी देख सकते हो कि पट्टिकी ऊतक को अगर अंदर से माइक्रोस्कोप वगैरह के माध्यम से अगर देखा जाए तो इस तरह से दिखाई देता है। ये भी देखो बच्चों, पट्टिकी ऊतक ही है यहाँ पर। ये जो हाथ को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर देखो ये पट्टिकी ऊतक जो है। तो यही चीज जो है वहां पर आपको पहले दिखाया गया था, ये जो चीज है ये किस तरह से होता है ये। तो देन यहाँ पर भी ये मसल्स की बात हो रही है, ये भी पट्टिकी ऊतक ही से ही बनाया गया है। यहाँ पर आपको ये बताया गया कि किस प्रकार से वो दौड़ रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, भाग रहा है, मतलब हलचल कर रहा है, गतिविधि कर रहा है। तो ये सब उसी ऊतक की वजह से होता है। अब बात आ गई अपट्टिकी ऊतक की। तो अपट्टिकी ऊतक की रचना बच्चों देखो इस प्रकार से होती है, ये सब आप देख लेना। और इसका कार्य क्या है? कार्य के बारे में जरा आपको समझना है। अपट्टिकी ऊतक का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से नहीं हो सकता है, अनैच्छिक, अचानक होता है, जो हमारे बस में नहीं होता है। जैसे छींक आना हमारे बस में नहीं है, भोजन का पचना वो भी हमारे बस में नहीं है, अनैच्छिक। तो ये सब ऊतक को हम अपट्टिकी ऊतक कहते हैं। ये इसकी रचना देखो, दोनों किनारों पर, ये यहाँ पर देख सकते हो, दोनों किनारों पर संकरी छोटी मांसपेशी पाई जाती है। ये गाढ़े और हल्के पट्टे इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसके कार्य की जब बात होगी बच्चों की, तो पलकों का गिरना, आप थोड़े समय के लिए अपनी पलक को रोक सकते हो, लेकिन पलक जो है वो अनैच्छिक, पलकों का पलकना जो है वो अनैच्छिक प्रक्रिया। अपने आप पलक जो है आप कितना रोक पाओगे? अपने आप वो गिरती जाएगी। जैसे कि आगे यहाँ पर देख सकते हो, ये भी अपट्टिकी स्नायु ऊतक अंदर से कैसे दिखता है, माइक्रोस्कोप के माध्यम से कैसे दिखता है, उसकी रचना देख रहे हो। देखो ये भी अनऐच्छिक यानी अपट्टिकी ऊतक ही है। और इसके बाद देख सकते हो, बात हो रही थी आँखों की पलटने की, ठीक है। तो पलकों का गिरना और उठना, पलकों का गिरना और उठना, बाद में पाचन संस्था जो है वो अपने आप काम करती है, वो अनैच्छिक गतिविधि है। रक्त वाहिनियों, और हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं, वो उसके अंदर जो सिकुड़न या फैलाव होता है, रक्त वाहिनियों में आकुंचन और प्रसरण करने वाली जो मांसपेशी होती है, ये सब अनैच्छिक ऊतक है, मतलब अपट्टिकी ऊतक है। तीसरा ऊतक है बच्चों हृदय स्नायु ऊतक। तो इसके पहले दो चीज आपको स्पष्ट समझ लेना है कि पट्टिकी स्नायु का मतलब होता है ऐच्छिक गतिविधि, और अपट्टिकी स्नायु का मतलब होता है अनैच्छिक गतिविधि, जो अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। फिर हृदय स्नायु ऊतक की रचना आप यहाँ पर देख सकते हो। ये दंड गोलाकार होती है और ये भी मांसपेशी पर गाढ़े और हल्के पट्टे दिखाई देते हैं।
इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम आप देख सकते हो, ये भी हृदय स्नायु ऊतक कुछ इस तरह से होता है अंदर से। ये भी देखो हृदय यानी हार्ट, यहाँ पर हृदय स्नायु ऊतक, यहाँ पर ये कहा गया है कि आप अगर अपनी आँख बंद करके किसी चीज़ को स्पर्श करते हो, जैसे कॉपी हुआ, पुस्तक हुआ, बेंच हुआ, कंपास पेटी हुआ, आँख बंद करके उसको स्पर्श करोगे ना, तो भी आपको एक अंदाज़ा मिलता है कि हाँ, आपने आँख बंद कर लिया है और समझो सामने गिलास रखा हुआ है, आपने ग्लास को टच किया, उसको ऊपर-नीचे करके देखा, तो आपको मालूम पड़ जाता है, हाँ, शायद ये ग्लास हो सकता है। तो इस ऊतक के द्वारा, इसी ऊतक के द्वारा क्या होता है, हमको पता चल जाता है। हृदय स्नायु ऊतक से क्या होता है, हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी देखो, इन लोग टच करने की कोशिश कर रहे हैं, टच करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो ये क्या है, आँखें बंद किए, इन्होंने पेंसिल को पकड़ा और थोड़ा-सा समझे, तो पता चला कि हाँ, ये तो जो चीज़ के जिसको हम लोगों ने टच किया हुआ है, ये तो पेंसिल है। तो इस तरह से आभास हो जाता है। ये जो हृदय स्नायु ऊतक है, वो उस ऊतक का उपयोग जो है हम स्पर्श करके भी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ देखो बात हो रही थी हृदय स्नायु ऊतक का, तो यही हमारा क्या है, हार्ट है। हार्ट जो होता है ये पंजर के अंदर रहता है, यहाँ पर इसके अंदर, ताकि पूरी हिफाज़त से बना रहे। ये देखिए, ये ओरिजिनल हार्ट है बच्चों, ये इसको आप चलते हुए भी देख सकते हो। पंपिंग जब होता है ना, तो हमारा जो दिल है ना, धड़कता है। जैसे आपको पता होगा कि इंसान के पास सिर्फ़ एक ही दिल होता है और वो किस तरफ होता है? 2 ही साइड होती है, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। तो जो हार्ट होता है ना बच्चों, ये हमारे शरीर के बाईं तरफ होता है और यही जो हार्ट है ना, वो धड़कते रहता है, धक, धक, धक की आवाज़ आती रहती है। जब तक ये हार्ट चल रहा है, समझो तब तक व्यक्ति जीवित है और हार्ट अगर रुकना चलना बंद कर दिया, तो मुमकिन है कि वो जीवित हो सकता है। तो इस तरह से ये आपका बच्चों ओरिजिनल हार्ट है। लोग आजकल क्या करते हैं, दिल जैसी आकृति बना देते हैं, उसमें से एक धनुष बाण दिखा देते हैं, बोलते हैं कि यही हमारा दिल है। वो तो वो बस उस तरह डिज़ाइन करते हैं और ड्राइंग करते हैं जस्ट शो करने के लिए, लेकिन ओरिजिनल हार्ट जो होता है बच्चों यही है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये देखो बच्चों, ये भी हार्ट का ही प्रकार है। कभी-कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हृदय की आकृति बनाइए और आप उसको नामांकित कीजिए। अगले दूसरे चैप्टर्स में आपको मिलेंगे वो। हाँ, ये भी देखो बच्चों हृदय स्नायु, ये हृदय हमारा जो बना हुआ है, उसमें कौन से ऊतक लगे हुए हैं, कैसे होते हैं, वो ऐसे इस तरह से आप देख सकते हो। ये बच्चों पट्टिकी और अपट्टिकी, इसके ऊपर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। जैसे बताया था कि पलकों का ऊपर-नीचे गिरना जो है, मैं ये हो गया और भोजन का पचना जो हो गया, रक्त वाहिनियों का भिसरण होना, तो ये सब अपतटीय ऊतक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देख सकते हो पलकें ऊपर-नीचे झपकती हैं, जो भोजन यहाँ पच रहा है, रक्त जो का प्रवाह हो रहा है, तो ये सब अनैच्छिक गतिविधियाँ हैं, वो हमारी इच्छा से नहीं होती हैं। हमारी इच्छा से नहीं होती है, इसलिए वो क्या कहा गया उसको अपट्टिकी कहा गया है। तो यहाँ पर देखो मस्कुलर की बात कर रहे थे हम लोग, मांसपेशी की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से ये दौड़ रहा है और जगह-जगह जहाँ जॉइंट्स हैं वो देखो मुड़ते रहता है। जॉइंट्स नहीं होगा तो नहीं मुड़ पाएगा और उसको इस तरह से अलग से भी दिखाया गया है। और अगर अंदर और जा कर के देखेंगे तो इस तरह से जब वो दौड़ते रहता है, भागते रहता है तो अंदर क्या गतिविधि होती है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और स्नायु ऊती जो है, स्नायु ऊती की रचना आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सब स्नायु ऊती हैं, हार्ट देख सकते हो बगल में। तो इस प्रकार से ये भोजन पाचन की जो है वो आकृति दिखाई गई है, ये हृदय स्नायु ऊतक कैसे है उसको दिखाया गया है। तो ये सब स्नायु ऊर्जा के माध्यम से ऐसा होता है। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, नंबर 3 जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है तंत्रिकीय ऊतक। तंत्र की ऊतक का जब नाम आता है तो तुरंत आ जाना चाहिए दिमाग के अंतर्गत, हाँ, यहाँ पर दिमाग से संबंधित कुछ बातचीत हो रही है। तंत्रिकी ऊतक का मतलब होता है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और ये नर्वस टिश्यू का मतलब ये इसका सीधा-सीधा संबंध किससे है? हमारे दिमाग से है, मस्तिष्क से है, भेजा से है। तंत्रिकीय ऊतक की परिभाषा लिखो, तो किस तरह से आप इसको स्पष्ट कर सकते हो? तंत्रिकीय ऊतक जो है पर्यावरण से आने वाले
सभी उद्दीपनों को प्रतिसाद देता है। प्रतिसाद देने का मतलब उत्तर देता है, रिप्लाई देता है। ठंडा है कि गर्म है कि बहुत ज़्यादा चिल है। तो उद्दीपन का यही मतलब होता है कि आप उसको स्पर्श करके कैसा महसूस कर रहे हो या सुन करके कैसा आप रिएक्शन दे रहे हो उसका। तो तंत्रिकीय ऊतक पर्यावरण से आने वाले सभी उद्दीपनों को प्रतिसाद देता है। इसके बारे में और अधिक आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है हमारा तंत्रिका कोशिका। ये हमारी तंत्रिका कोशिका है और इसके अलग-अलग जो हैं भाग दिखाए गए हैं। देखो बच्चों, ये है केंद्रक और ये जो है ये अक्षक तंत्रिका कक्ष है और इसमें देख सकते हो ये वृक्षिका, ये सब ये ये जो हमारे दिमाग की बात हो रही है, हमारे दिमाग के अंतर्गत कौन-सी कोशिका पाई जाती है? तंत्रिका कोशिका पाई जाती है और एक तंत्रिका कोशिका जो है 1 मीटर लंबी होती है। ये भी अंदर के मस्तिष्क के अंदर का भाग जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ये देखो, ये तंत्रिका कोशिका है। हमारी जो तंत्रिका कोशिका है, एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर होती है। इस प्रकार से बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएँ जो हैं, वो दिख रही हैं यहाँ पे। तो सबके अलग-अलग फंक्शंस हैं, अलग-अलग तंत्रिका कोशिका जो है वो देख सकते हो यहाँ पे। 1 मिनट, थोड़ा हम लोग आउट हो गए हैं स्क्रीन पे। हाँ, तो इस तरह से जो आप तंत्रिका कोशिका, इस प्रकार से जो तंत्रिका कोशिका थी उसको आप देख सकते हो। देन देखो, जैसे कि तंत्रिका कोशिका क्या काम कर रही है, यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है। जैसे ही मोमबत्ती जल रही है और आपने अपनी उँगली से, मोमबत्ती जल रही है और आपने अपनी उँगली से क्या किया, उसको टच किया, स्पर्श किया, तो तुरंत जो है ये मैसेज क्या कर देती है, पहुँचा देती है। कहाँ पर? सीधा मस्तिष्क में मैसेज पहुँच जाता है। तो ये सब तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही ऐसा होता है। तो ये देखो बच्चों, ये हमारा मस्तिष्क है, ये मेरुरज्जु है और ये हमारे पूरे शरीर की बात हो रही है और यहाँ पर है आपका मस्तिष्क यानी दिमाग। अंदर से कैसा आप ये कर सकते हो, वो आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से तंत्रिका कोशिकाएँ जो हैं वो दिखाई देती हैं। देखो, एक तंत्रिका कोशिका की जो लंबाई होती है वो 1 मीटर होती है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। ये भी तंत्रिका कोशिका की आकृति है, अलग-अलग माध्यम से। कोई गीत गाकर, जैसे सोनू निगम ने कोई अच्छा गाना गाया या फिर हनी सिंह ने कोई अच्छा गाना गाया, तो आप क्या करते हो, गाने को सुनते हो और तुरंत बोल देते हो कि हाँ, ये गाना जो है वो हनी सिंह ने गाया हुआ है या फिर ये गाना जो है रांधुआ का गाया हुआ है। ये गाना जो है शहंशाह ने गाया हुआ है। तो तुरंत आप गाने को सुन करके वो गाना किसने गाया है वो आप तुरंत पहचान लेते हो। रसोई घर में आपको मालूम पड़ जाता है। यहाँ पर देखो, अगर बदबू आ रही है, बास आ रहा है तो भी तुरंत मालूम पड़ जाता है। ये नर्वस टिश्यू की वजह से ऐसा होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। नर्वस टिश्यू की वजह से ऐसा होता है। अब इंद्रधनुष, जैसे कि किसी भी रंग को पहचानना वगैरह हो, लाल है, काला है, पीला है, नीला है, अन्य तरह-तरह के रंग हैं। तो चाहे स्पर्श करने की बात हो, चाहे ध्वनि की बात हो, यहाँ पर देखो म्यूज़िक की बात हो, चाहे गंध की बात हो या फिर चाहे अ, ये रंगों की बात हो, तो ये सब चीज़ों का जानना और पहचानना जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब यहाँ देखो बच्चों, नागफनी का एक पौधा है, नागफनी के पौधे को अब ये टच करेगा तो इसको क्या होगा, चुभेगा। तो तुरंत जैसे ही चुभेगा, तुरंत इस बंदे को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, इसको टच नहीं करना है, नहीं तो दर्द होता है। वैसे ही बर्फ है, बर्फ के ऊपर जब आप हाथ रखोगे तो तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, बर्फ ठंडा है। तो इस तरह से जो प्रतिसाद, इसी को बोलते हैं क्या, प्रतिसाद देना। किसी भी चीज़ को आप टच कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, ये सब सारा जो कंट्रोल है, कौन कर रहा है? नर्वस टिश्यू कर रहा है। जैसे कि अभी गाने वाला एग्ज़ाम्पल दिया था कि ये देखो, ये जो सैराट नामक मूवी का जो गाना मतलब हिट हुआ था, ये इन लोगों ने मिलकर के गाया हुआ था, तो तुरंत गाना सुन कर के पहचान सकते हैं।
यहाँ पर तो ये सब भी नर्वस टिश्यू के द्वारा ही होता है। यहाँ पर कैसे एक दूसरे की आवाज जो है आप पहचान सकते हो, वो बताने की कोशिश की गई है। तो नर्वस टिश्यू जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों, अब आते हैं चौथे भाग की तरफ, वनस्पति ऊतक। देखो ये प्राणी है और ये क्या है, वनस्पति है। ऊतक तो सभी के अंदर पाए जाते हैं। हम लोग अब तक जो बात किए वो किसके बारे में बात कर रहे थे, प्राणियों के बारे में, इंसान के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब अगला जो छोटा सा टॉपिक है वो है वनस्पति ऊतक। तो इसमें ये देखना है कि प्राणियों की जो वृद्धि होती है, जैसे हमारी बढ़ने की जो उम्र होती है वो तो सीमित होती है। प्राणियों की वृद्धि की उम्र क्या होती है, सीमित होती है। लेकिन वनस्पतियों की जो उम्र है बढ़ने वाली, वो कभी भी बढ़ती रहती हैं। तो इनकी असीमित होती है। इस चीज को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और ये देखो यहाँ पर जड़ है। वनस्पतियों के वनस्पतियां क्यों बढ़ती हैं, उनमें कौन सा ऐसा ऊतक पाया जाता है कि वो बढ़ती हैं, उसका मुख्य वजह कौन है, विभाजी ऊतक ही उसका मुख्य वजह है। क्योंकि वनस्पतियों के अंदर विभाजी ऊतक पाया जाता है, जिसकी वजह से वनस्पतियों की वृद्धि होती है। यहाँ पर इन लोगों ने एक प्रयोग दिखाने की कोशिश की है। देखो बच्चों, ये ए और बी, ये फ्लास्क है और वो पानी से भरा गया है। देखो पानी से भरा गया है, उसके ऊपर कांदा रख दिया गया है। उसके ऊपर क्या रख दिया गया है, कांदा रख दिया गया है। कांदे के नीचे देखोगे तो आपको जड़ दिखाई दे रही है। यहाँ जैसे कांदे को अगर आप अलग से देख रहे हो तो इस तरह से उसकी जड़ कहाँ है, नीचे है। तो इस तरह से रखा गया है। बीकर नंबर ए, बीकर नंबर बी, पानी से भरा हुआ और ऊपर रखे गए हैं दो कांदे, जड़ वाले कांदे, जिसको फोकस किया गया है, हाईलाइट किया गया है। अब बच्चों क्या किया गया मालूम है कि पहले दिन जड़ की लंबाई नापी गई, दूसरे दिन जड़ की लंबाई नापी गई, तीसरे दिन भी जड़ की लंबाई नापी गई और उसको लिख लिया गया। चौथे दिन क्या किया गया मालूम है, जो दूसरे बीकर में जो कांदा रखा हुआ था, कैंची ले करके उसकी जड़ को क्या कर दिए, कट कर दिए। अब उसकी जड़ को कट कर दिए, जड़ तो है थोड़ा सा नीचे गिर गई। और फिर क्या कहा गया, चौथे दिन भी उसको क्या किया गया, नापा गया। तो यहाँ पर आप इस चार्ट में क्या देख सकते हो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, जो पहला वायु पात्र था वो देखो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। पहले पात्र में जो कांदा रखा गया था उसको तो नहीं काटा गया, इसके लिए उसकी जो लंबाई थी जड़ की, वो बढ़ती गई, जड़ की लंबाई बढ़ती गई, क्योंकि उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई। लेकिन जो वायु पात्र, दूसरा वाला जो वायु पात्र था, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो सेम ही था, लेकिन चौथे दिन क्या किया गया, उसकी जड़ को कट कर दिया गया, 1 सेंटीमीटर कट कर दिया गया। तो वो 4 सेंटीमीटर रही। अगले दिन फिर से उसको नापा गया, फिर से वो 4 सेंटीमीटर रही। अगले दिन फिर से नापा गया तो 4 सेंटीमीटर ही रही। तो उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसका निष्कर्ष ये निकला कि आपने वायु पात्र के, जो बी वाला वायु पात्र था, उसकी जड़ को काट दिए तो उसकी वृद्धि रुक गई। उसकी वृद्धि इसलिए रुक गई क्योंकि वनस्पतियों के अंदर विभाजी ऊतक पाया जाता है। विभाजी ऊतक जहां जहां होता है वहीं वहीं से वनस्पतियों की वृद्धि होती है। अगर किसी वजह से विभाजी ऊतक को क्षति पहुंच जाए या नुकसान पहुंच जाए तो वनस्पतियों का ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है। यहाँ पर देख सकते हो, यही है विभाजी ऊतक, वनस्पतियों का विभाजी ऊतक यही है। तो विभाजी ऊतक, जड़ को जब आपने काट दिया तो उसका विभाजीय ऊतक कट गया और उसकी वजह से वृद्धि रुक गई। इससे किस निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं, इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वनस्पतियों के वृद्धि के लिए जो ऊतक जिम्मेदार होते हैं उसको विभाजीय ऊतक कहते हैं। अगर विभाजीय ऊतक नहीं होंगे तो वनस्पतियों की वृद्धि भी नहीं होगी। बच्चों, विभाजी ऊतक के बारे में और अधिक जानकारी जो है आप इसके अगले लेसन में अध्ययन करोगे या कर चुके होगे। तो
अपने चारों टॉपिक को ऑलमोस्ट कवर करने की पूरी कोशिश की है। संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक और वनस्पति ऊतक, तो ये चारों टॉपिक जो हैं हम लोगों ने कवर किया है। अब आप लोगों के कुछ सवाल हैं बच्चों तो पूछ सकते हैं, जो यहाँ पर स्टडी किए गए हैं उससे संबंधित। हेलो, नहीं, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। पट्टकी स्नायु और अपट्टकी स्नायु अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, तो पट्टकी स्नायु और अपट्टकी स्नायु, तो जो पट्टकी स्नायु है ना, पहले तो आप समझ लो कि उसको स्ट्रेट मसल्स कहते हैं, स्ट्रेट यानी सीधी मसल, और अपट्टकी स्नायु को हम नॉन स्ट्रेट मसल्स कहते हैं। पट्टकी स्नायु जो होता है वो लंब दंड गोलाकार होता है, और अपट्टकी स्नायु जो है दोनों किनारों पर सकरा होता है। उसके चित्र को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पट्टकी स्नायु जो है, इसकी जो मांसपेशियां होती हैं गाढ़े और हल्के पट्टे होते हैं, और अपट्टकी में गाढ़े व हल्के पट्टे नहीं होते हैं, अगर वो दोनों को देखा जाए तो। चौथा जो अंतर है, पट्टकी स्नायु को हम ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। ऐच्छिक यानी जो हमारी इच्छा से होता है उसको ऐच्छिक कहते हैं, और अपट्टकी स्नायु जो होता है उसको हम लोग अनैच्छिक ऊतक कहते हैं। और लास्ट में एक एग्जांपल आप और दे सकते हो कि हमारे हाथ पैर का हिलना, दौड़ना, बोलना, ये सारी गतिविधियां जो होती हैं वो पट्टकी स्नायु की वजह से होती हैं। और पालकों का गिरना और उठना, हमारी जो पल भोजन है वो पचता है, और रक्त वाहिनियां जो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, ये सब अनैच्छिक गतिविधियां हैं। तो इस तरह से आप पट्टकी और अपट्टकी दोनों प्रकार के ऊतक में अंतर स्पष्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं, 2 मार्क्स के लिए आते हैं। उसमें आपको आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी 4 मुद्दे जो हैं आप आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम डियर। धीरज सर, इस मीटिंग को अटेंड किए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर के बारे में अभी बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि आप अगले चैप्टर्स में अध्ययन जरूर करेंगे, और आप लोग भी घर पे थोड़ा अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास करते रहिए और पढ़ते रहिए, और क्वेश्चन आंसर भी आप लोग लिखना शुरू कर दो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।